हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो न्यू अपडेट है आप तक पहुंचे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमने 30 डेज़ का मेंटरशिप बैच स्टार्ट किया है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री मेंटरशिप बैच है, टेलीग्राम पे चल रहा है। टारगेटेड तरीके से वहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक है। बच्चे सारे टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। कल पहला ही दिन हुआ है। आज का जो कल पहला टारगेट दिया गया था, आज के लिए आज से स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली है। आपने यदि चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत सुनिश्चित करो। जो भी प्रॉपर एक शेड्यूल होता है और एक जो गाइडेंस होता है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आज हम मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति देखेंगे। ये 30 नंबर का लेक्चर है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो टॉपिक्स है, किसी टॉपिक को समझना, रीड करना, फिर कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर कमांड करना, उसकी प्रैक्टिस करना। और जैसे एक पेज है तो उसमें से 5-10 फैक्ट निकाल के सिनॉप्सिस टाइप बना लीजिए कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है और संभावना है। और ये फैक्ट हमको याद नहीं हो रहा है तो ये तो भूलना ही नहीं है, हमको इसको रट लेना है इस तरह से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, जैसे संगीत है, साहित्यिक कृति है, या कोई कला है, कोई खोज है, कोई नाम है या डिज़ाइन है आदि, उस व्यक्ति या संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। इसमें 2 शब्द याद रखना है, व्यक्ति या संस्था। मतलब ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई संस्था भी हो सकता है। उसके द्वारा सृजित क्या किया जाएगा? कोई रचना, कोई किताब उसने लिखी है, कोई संगीत, कोई म्यूज़िक ऐसा उसने बनाया है, कोई साहित्यिक कृति, साहित्य की रचना की है, किसी कला की खोज की है या कुछ अन्वेषण खोज किया है, या फिर नाम ऐसा यूनिक सा नाम है, या फिर कोई डिज़ाइन उसने बनाई है, तो उसे उस व्यक्ति या संस्था की बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि ये उसकी स्वयं की है। ये मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उल्लेखित है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि बौद्धिक संपदा का उल्लेख मानवाधिकारों की जो घोषणा है, मानवाधिकारों पर जो सार्वजनिक घोषणा, उसके किस अनुच्छेद में है, तो 27 अनुच्छेद में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के महत्व को सर्वप्रथम औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु पेरिस अभिसमय 1883 और स्वतंत्रता तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न अभिसमय 1886 में पहचाना गया। मैं शुरू से आपको बताते चलूँ कि प्रश्न कहाँ से बनेगा। पहला तो ये याद रखना कि ये किसी व्यक्ति की संपदा हो सकती है या फिर किसी संस्था, दोनों लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो व्यक्ति और संस्था दोनों है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर मैंने ये कहा कि अनुच्छेद 27 की बात की थी। 27 मतलब क्या? 27 मतलब ये कि जो सार्वभौमिक घोषणा है मानव अधिकारों की, उसके अनुच्छेद 27 में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख किया गया है। फिर इससे संबंधित 2 अभिसमय हुए थे, एक तो पेरिस अभिसमय, दूसरा बर्न अभिसमय। पेरिस 1883 में हुआ था और बर्न 1886 में। ठीक है, क्यों हुआ था? जो पेरिस वाला हुआ था वो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए हुआ था। आपको यदि औद्योगिक संपदा का संरक्षण करना है तो उसके लिए इन्होंने पेरिस अभिसमय जो 1883 में था उसका आयोजन हुआ था। और स्वतंत्रता तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए, स्वतंत्रता और जो कलात्मक कार्य है उनके संरक्षण के लिए बर्न अभिसमय हुआ था 1886 में। ठीक है, उसके बाद है वीपो के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2। वीपो के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के 8 अनुच्छेद 2(8) के अनुसार बौद्धिक संपदा के दायरे में निम्न से संबंधित अधिकार शामिल है। वीपो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये घोषणा पत्र जो थी, वीपो की घोषणा पत्र, उसके अनुच्छेद 2 के 8 में बौद्धिक संपदा के दायरे में निम्नलिखित अधिकार शामिल है। सबसे पहला यदि पूछा जाए कि जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी उसके किस अनुच्छेद में बौद्धिक संपदा का उल्लेख है, तो 27 में, और किसी व्यक्ति या संस्था दोनों की हो सकती है। उसके बाद मैंने बताया था कि 1883 में पेरिस अधिसमय हुआ था और 1886 में बर्न अधिसमय हुआ था। जो बर्न अधिसमय है उसमें क्या बोला गया था? उसमें स्वतंत्रता और कलात्मक कार्यों के संरक्षण की बात की थी, जबकि पेरिस में क्या बोला था? औद्योगिक संपदा के संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने वीपो की बात की है। वीपो में क्या है? वीपो का जो अनुच्छेद 2 है, 2 का जो 8 है, 2 के 8 में क्या किया गया है? बताया गया है कि किसी व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। ये देखिए, ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट जो हम बहुत सुनते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट जो 20 सालों के लिए किया जाता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है, औद्योगिक डिज़ाइन, ऐसी कोई डिज़ाइन उन्होंने बनाई है, ग्राफिकल इंडिकेशन, किसी भौगोलिक स्थान पर बहुत लंबे समय से कोई उत्पाद है या फिर कोई फसल है, कोई कला है, उसका उत्पादन किया जा रहा है, तो वहाँ जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। साहित्य, कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियाँ, प्रदर्शन कलाओं के कलाकारों के जो प्रदर्शन है, फोनोग्राम है, प्रसारण है, मानवीय प्रयासों के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित कोई आविष्कार है, वैज्ञानिक खोजें है, या फिर इसके अलावा औद्योगिक डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो अभी मैंने बताया। उसके अलावा क्या है? ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह जो सर्विस मार्क है, और वाणिज्यिक नाम और पदनाम। अनुचित प्रतियोगिता से संरक्षण तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों से उद्बुद्ध होने वाले सभी अधिकार। ठीक, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार। बौद्धिक संपदा अधिकार के क्या प्रकार है? ट्रिप्स के अनुसार अभी ट्रिप्स का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगी। ट्रिप्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एक तो वीपो है, वीपो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं और इसको आपको बिल्कुल
आपके टिप पर होने चाहिए। तो बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है ट्रिप्स के अनुसार, एक तो पेटेंट है जो 20 सालों के लिए किया जाता है, ट्रेडमार्क है, औद्योगिक डिज़ाइन है, कॉपीराइट और इससे संबंधित अधिकार है। आगे देखिए, भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिक इंडिकेशन और व्यापारिक रहस्य। आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जो सीक्रेट है वो भी आपका संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न ये बन सकता है पेटेंट से संबंधित कि पेटेंट अवधि कितनी होती है, पेटेंट की अवधि कितनी होती है। यदि पेटेंट अधिकार आपको कराना है तो इसकी अवधि 20 वर्षों की होती है। पहला प्रश्न ये बनेगा। फिर पेटेंट क्या होता है, तो कोई राष्ट्र है या फिर कोई राज्य है, हमारा देश भी हो सकता है या देश के अंदर का कोई स्टेट है, उसके द्वारा आविष्कारकों को किसी आविष्कार के सार्वजनिक प्रकटन के बदले में सीमित अवधि के लिए दिया गया प्रदत्त अनन्य अधिकार है। इसको समझ पा रहे हो आप? देखिए इसमें क्या बोला है कि हमारे देश में या किसी राज्य, इन्होंने आविष्कारकों को, जिसने भी उसकी आविष्कार किया है, खोज किया है, उसको किसी आविष्कार के सार्वजनिक प्रकटन के बदले, मतलब उसकी जो भी खोज है जो उसके केवल खुद के पास है, तो उसने क्या किया, उसका सार्वजनिक प्रकटन किया, सभी लोगों के लिए उसको ओपन कर दिया है। तो इसके बदले में सीमित अवधि के लिए प्रदत्त अनन्य अधिकार है, जो उसका पेटेंट है, 20 सालों के लिए दिया जाता है। उसके बाद में पेटेंट से संबंधित फैक्ट है कि पेटेंट सहयोग संधि 1970 में आई थी। उससे संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है जिसे 150 से अधिक देश शामिल है। कितने फैक्ट याद रखने हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है। और किस राष्ट्र या राज्य क्या करता है, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा आविष्कार किया या किसी भी संस्था ने आविष्कार किया है तो उसके सार्वजनिक प्रकटन के बदले, ठीक है, उसके सार्वजनिक प्रकटन के बदले इसको दिया जाता है। तो 2 चीज़ें पेटेंट में आपको याद हो गई। तीसरा ये पूछा जाएगा कि पेटेंट सहयोग संधि वर्ष कब आया था, तो पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 में आया था और एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है, इसमें 150 से अधिक देश शामिल है। देखिए 150 से अधिक देश किस में शामिल है, तो पेटेंट सहयोग संधि वर्ष जो 1970 में आया था। 50 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 70, और 20 वर्ष की क्या है, अवधि है, और 150 देश है और 1970 में आया था। इस तरह आपको याद रखना, और उसका नाम है पेटेंट सहयोग संधि वर्ष। इस संधि में वे सभी देश जो पेटेंट, मेडिट प्रणाली, हैग प्रणाली तथा लिस्बन प्रणाली के तहत सुरक्षा चाहते आवेदन कर सकते। इस संधि में कौन से देश आवेदन करते? देखिए देश आवेदन करते अभी तक 150 देश है जो पेटेंट के लिए या मेडिट प्रणाली के लिए, हैग प्रणाली और लिस्बन प्रणाली के तहत सुरक्षा चाहते आवेदन कर सकते। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत वस्तुओं, विचारों और प्रक्रियाओं को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक तो पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 था, तो भारत ने क्या किया, 1970 में ही भारतीय पेटेंट अधिनियम लाया। 1970 में जब भारतीय पेटेंट अधिनियम आया तो उसकी धारा 3 के तहत उसने बोला है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इस पर आप पेटेंट नहीं करा सकते। किन पर पेटेंट नहीं करा सकते? कोई वस्तु है, कोई विचार है या फिर प्रक्रिया है, कुछ बनाने की प्रक्रिया है, तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते। वो नीचे उन्होंने बताया है, क्या बताया है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार। यदि परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई आपने आविष्कार कर लिया कि इस तरह से परमाणु का निर्माण करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है मैं उसको पेटेंट कर लूँगा, अब मैं ये किसी को नहीं दूंगा, नहीं, ये राष्ट्रहित की बात होती है। तो जो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 है उसकी धारा 3 में इसको स्पष्ट किया गया है कि कुछ विषयों के अंतर्गत आपका कुछ दायरा निर्धारित किया है जिसमें आप किसी चीज़ को पेटेंट नहीं करा सकते। तो परमाणु ऊर्जा संबंधित आविष्कार इसमें आते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि या बागवानी का कोई तरीका। आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ लिया तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से ही साइबर वारफेयर हो सकता है, सारे साइबर क्राइम हो सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस जो विचार है या फिर ये जो खोज है इसको मैं पेटेंट करा लूँगा, क्योंकि ऐसे में तो आप एक तरफा आपका साम्राज्य स्थापित हो सकता है ना, आप गलत गतिविधियाँ, गैरकानूनी गतिविधियाँ वहाँ कर सकते हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि या फिर बागवानी का कोई तरीका, भाई आप बोलोगे मैं ही इससे फसल उगाऊंगा, मैं ही उत्पादन करूंगा और कोई नहीं कर सकता, पेटेंट करा लिया, ये तो फिर एक तरफा बात हो जाएगी। तो इसीलिए परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, कृषि है या फिर बागवानी का कोई भी तरीका है, कोई खोज की है या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत, क्योंकि जो वैज्ञानिक खोजें की जाती है मानव कल्याण के लिए की जाती है, तो इसे आप पेटेंट नहीं करा सकते। ये भारत का जो पेटेंट अधिनियम है 1970 उसके तहत स्पष्ट किया गया है और 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट का जो संधि थी 1970 में आई थी और उसमें 150 देश शामिल हैं, ठीक है। और ये किसी भी व्यक्ति को क्या है, अपनी जो खोज है उसके सार्वजनिक प्रकटीकरण के बदले में दिया जाता है पेटेंट। अगला देखिए, व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क, ठीक है, जो ट्रेड करते हैं आप, व्यापार करते हैं, तो ट्रेडमार्क। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था, तो उत्तर लगाना है 1999। और भारतीय पेटेंट अधिनियम कब आया था, तो 1970 में आया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेटेंट है, पेटेंट सहयोग संधि 1970 में ही हुई थी और इसमें 150 देश शामिल है, ठीक है। और भारत का जो 1970 है इसकी धारा 3 है। धारा 3 में क्या बताया गया, देखिए यहाँ ऊपर धारा 3 में बताया है कि इन वस्तु, विचारों, प्रक्रिया के अंतर्गत पेटेंट नहीं करा सकते। तो मना करने का किस में कहा गया, धारा 3 में, ठीक है।
ट्रेडमार्क अधिनियम, पहला प्रश्न ये बनेगा ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया, तो 1999 में। उनके अनुसार क्या है, ट्रेडमार्क शब्द का अर्थ एक चिन्ह जो ग्राफिकी रूप में प्रस्तुत करने योग्य हो और एक व्यक्ति के माल और सेवाओं को दूसरों से अलग करने में समर्थ हो, और इसमें माल की आकृति, उसकी पैकेजिंग और रंगों का मिश्रण शामिल है। पहले इसको पढ़ लेते, फिर मैं समझाती हूँ। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क प्रणाली का सदस्य है। इसके लिए इसने मैड्रिड प्रोटोकॉल में अपनी सहमति दी है। भारत के संदर्भ में संधि 8 जुलाई 2013 से लागू हुई है। भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण की स्थापना 1940 में की गई, जो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार काम करती है। अगला देखते हैं। ट्रेडमार्क से संबंधित गतिविधियों के 3 प्रमुख पहलू हैं। एक तो ट्रेडमार्क का चुनाव, फिर उसका संरक्षण करना और सुरक्षा और प्रतियोगियों की ट्रेडमार्क संबंधी गतिविधियों पर निगरानी। ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है, नाइस समझौता। प्रश्न ये पूछ सकता है नाइस समझौता कब आया, तो 1957। 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और उसके बाद 1957 में ही मध्य प्रदेश नाइस हो गया, नाइस बन गया, तो नाइस समझौता 1957। तो ट्रेडमार्क के जो पंजीकरण है उसके लिए वस्तु और सेवाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है वो नाइस समझौते के अंतर्गत किया गया। देखिए ट्रेडमार्क में मैंने क्या क्या बता दिया आपको। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ट्रेडमार्क अधिनियम आया था 1999, पहला प्रश्न ये बन जाएगा। उसके बाद कभी कथन में पूछ ले कि कौन सा ट्रेडमार्क का अर्थ नहीं है या परिभाषित नहीं करता है, तो ट्रेडमार्क का शब्द का अर्थ यदि देखा जाए तो एक चिन्ह होता है जो ग्राफिक के रूप में प्रस्तुत करने योग्य हो या एक व्यक्ति के माल और सेवा को दूसरे व्यक्ति से अलग करने में समर्थ हो, और इसमें माल की आकृति, उसकी पैकेजिंग और रंगों का मिश्रण शामिल है। देखिए ट्रेडमार्क अधिनियम जो 1999 में आया था उसमें ट्रेडमार्क एक चिन्ह होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक कोई भी चिन्ह हो सकता है, लोगो हो सकता है, जो क्या करता है किसी एक उत्पाद की माल को, बिक्री को और उत्पादन को दूसरे से पृथक बनाता है। पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो वो जो चिन्ह है, लोगो है, वो उसको एक से दूसरे से पृथक बनाता है। तो ये ट्रेडमार्क में उन्होंने बताया, और इसमें क्या क्या शामिल है, उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग और उसका कलर कैसा होगा, इस पर भी ट्रेडमार्क लिया जाता है। फिर उसके बाद जो भारत है VIPO का सदस्य है और इसके लिए इसने मैड्रिड प्रोटोकॉल में अपनी सहमति दी है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो पेटेंट सहयोग संधि है 1970, इसमें भी एक बात बोली गई थी, मैड्रिड प्रणाली है ना, मैड्रिड प्रणाली, लिस्बन प्रणाली। लेकिन जो ट्रेडमार्क अधिनियम है उसमें भारत ने मैड्रिड प्रणाली के तहत अपनी सहमति दी है। उसके बाद देखिए भारत में संधि कब से लागू हुई, 8 जुलाई 2013 से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संधि थी, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 था। भारत में लागू होने में 14 साल का समय लग गया, 2013 में इसको लागू किया गया, 8 जुलाई 2013 को। अगला बिंदु है ट्रेडमार्क पंजीकरण की स्थापना 1940 में की गई, जो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करती है। अब आप बोलोगे कि ट्रेडमार्क पंजीकरण की स्थापना तो पहले ही हो गई, जो ट्रेडमार्क अधिनियम जो आया था 1999 उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार काम करती है, तो पहले पंजीकरण कर लिया था 1940 में, फिर जब ट्रेडमार्क अधिनियम आया तो इसके अनुसार ये काम करने लगा है। तो भारत के संदर्भ में कितनी बातें हो गई, पहला तो ट्रेडमार्क अधिनियम जो 1999 में आया था तो भारत में 8 जुलाई 2013 को ये लागू हुआ। उसके बाद में जो भारत में जो पंजीकरण है ट्रेडमार्क का 1940 में कर लिया था, और 1999 का जो अधिनियम है उसके तहत ये काम करता है। ट्रेडमार्क से संबंधित 3 पहलू कौन से हैं, उसका चुनाव और उसका संरक्षण और सुरक्षा और प्रतियोगियों की ट्रेडमार्क संबंधी गतिविधियों पर निगरानी। एक तो आपको चुनाव करना है सबसे पहले कि आप कैसे चिन्ह, कैसा लोगो, कैसा रंग रहेगा, कैसी आकृति रहेगी, उसका चुनाव कर लिया। फिर उसके संरक्षण की बात करनी है, संरक्षण के लिए फिर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, और फिर सुरक्षा और प्रतियोगियों की ट्रेडमार्क संबंधी गतिविधियों पर नज़र, क्योंकि आप प्रतियोगियों की ट्रेडमार्क संबंधी गतिविधियों पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लोगो तो यूज़ नहीं कर रहे, फिर या आप में और उनके लोगों में क्या अंतर है, आपको क्या मॉडिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ें। ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है, नाइस समझौता 1957, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्गीकरण है वस्तु और सेवाओं का, नाइस समझौता 1957 के तहत होता है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगला देखिए औद्योगिक डिज़ाइन या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। भारत में औद्योगिक अधिनियम कब आया था, 2000 में आया था। अच्छा मेरे को ये बताओ कि पेटेंट वाली संधि कब आई थी, 1970, और इसी के अनुच्छेद 3 में बोला था कुछ बातें जो निषेध है, जैसे परमाणु है, कृषि, बागवानी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर की आपने कोई खोज की, कोई अन्वेषण किया तो उस पर आप पेटेंट नहीं करा सकते, और 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है। जो पेटेंट सहयोग संधि थी ये भी 1970 की थी, और इसमें 150 देश है। इस तरह मैंने चीज़ें आपको याद कराई थी। फिर मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क अधिनियम जो है 1999 में आया था, 1999 में आया तो भारत में 8 जुलाई 2013 को ये लागू हुआ। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में ये हुआ था कि 1940 में भारत में पंजीकरण किया गया था, और ये जो है 1999 के नियमों के तहत काम करता है। ये ट्रेडमार्क में बताया, जिसमें उसकी रंग, पैकेजिंग और क्या आकृति, इन तीनों का ध्यान रखा जाता है। और ट्रेडमार्क का मतलब चिन्ह होता है कि आप एक व्यापार कर रहे हो तो आपका जो चिन्ह अन्य व्यापार
व्यापारियों के व्यापार से जो चिन्ह है उनसे कैसा पृथक, तो उसके 3 बिंदु भी उन्होंने बताए थे। एक तो बोला था सबसे पहले आप चुनाव कर लो, फिर उसका संरक्षण करो, और फिर तीसरा सुरक्षा और अन्य जो व्यापारिक गतिविधि है उनकी निगरानी करना। अब मैं आपको औद्योगिक डिज़ाइन के बारे में बता रही हूँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। भारत में इसका अधिनियम कब आया था, तो 2000 में आया था। अब इससे अभिप्राय क्या है? आकार, विन्यास, प्रारूप, अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में हो या त्रिविमीय में या दोनों में। डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपकी डिज़ाइन होती है, द्विविमीय 2D 3D होती है या 2 विमीय होती है ना? उसका आकार क्या है, उसका विन्यास, उसका प्रारूप, अलंकरण, रेखा है या वर्णों का संगठन क्या है, किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए तो ये औद्योगिक डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद में औद्योगिक डिज़ाइन का संरक्षण आमतौर पर संबंधित राष्ट्रों से जुड़ा होता है। औद्योगिक डिज़ाइन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण का कार्य हेग समझौता एवं वीआईपीओ द्वारा प्रशासित विपो संधि के नियमों के तहत किया जाता है। अब जो औद्योगिक डिज़ाइन है इसका संरक्षण आमतौर पर जो भी राष्ट्र है उनसे जुड़ा होता है, और औद्योगिक डिज़ाइन के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण का काम जो है द हेग समझौता और वीआईपीओ द्वारा प्रस्तावित विपो संधि के नियमों के तहत किया जाता है। और इसका अधिनियम कब आया था? इसका अधिनियम आया था वर्ष 2000 में। ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार देखते हैं हम, कई सारे चैनल्स में, ग्रुप्स में भी देखते हैं कि कॉपीराइट लगा हुआ है। तो इसका संबंध जनसंचार से जुड़ी रचनात्मक गतिविधियों के विशिष्ट रूपों में, किसी ने कोई बुक पब्लिश की है, कोई वीडियो बनाए हैं या इस तरह कोई कलाकृति की है, तो जो जिसका संबंध जनसंचार से जुड़ा हो, उससे जुड़ी रचनात्मक गतिविधि हो, तो उसके विशिष्ट रूप के लिए कॉपीराइट लगाते हैं। वस्तुतः इसका संबंध जनसंचार के समस्त रूप और पद्धति, मुद्रित सामग्री है, कोई ऑडियो है या फिर टेलीविज़न प्रसारण है, सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्में हैं और सिनेमा है, इनसे संबंधित होता है। कॉपीराइट के कौन कौन से अधिकार है? एक तो है कि पुनः प्रकाशन का उससे अधिकार मिलता है, क्रियान्वयन का अधिकार मिलता है, रिकॉर्डिंग का अधिकार मिलता है, चलचित्र अधिकार मिलता है, प्रसारण अधिकार मिलता है, अनुवाद एवं अंगीकरण अधिकार मिलता है और आर्थिक अधिकार मिलता है। ठीक है। कॉपीराइट अधिनियम की पेटेंट की बताई थी 20 वर्ष और कॉपीराइट की होती है 60 वर्ष। ठीक है। भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिक इंडिकेटर्स, ये जो जीआई टैग है इनको कुछ विशेष उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है, और ये नाम है या चिन्ह है जो एक विशिष्ट भौगोलिक अवस्थित स्थान या उद्गम जैसे कस्बा है, प्रदेश या देश को इंगित करता है। जीआई टैग का विनियमन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के तहत किया जाता है। इसका जो विनियमन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पूछ सकता है कि जीआई टैग का विनियमन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है, तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके भी अधीन उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के तहत किया जाता है। मंत्रालय की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग, वीयू याद रखना। ठीक है। वीयू याद रखना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, और मंत्रालय के बाद विभाग की बात करें तो उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग है ना, यूएएस, इस तरह से। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, पेटेंट 20 वर्षों के लिए, कॉपीराइट 60 वर्षों के लिए और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भौगोलिक संकेतक के क्या प्रकार होते हैं? वे भौगोलिक नाम है जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, इसको सबसे पहले 2004 में प्रसंस्कृत किया गया था। मतलब यदि पूछा जाए कि भारत का पहला जीआई उत्पाद कौन सा है, तो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की टी है, इसको 2004 में यहाँ पे उत्पाद दिया गया था। ठीक है। फिर है गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम, जो यह बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है, जैसे अल्फांसो या बासमती। अल्फांसो आम है और बासमती चावल है, तो ये क्या है? नाम है। ये नाम क्या बताते हैं कि वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है। उसके बाद अगला बिंदु देखिए, यहाँ पे व्यापारिक रहस्य के बारे में बताया है, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ये बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आने वाला एक घटक है। ठीक है। किसी कंपनी या कारोबार के लिए अति महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक न की जा सकने वाली सूचना व्यापारिक रहस्य। कोई भी कंपनी है या कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो क्या है? व्यापारिक रहस्य है। व्यापारिक तौर पर व्यापारिक रहस्य में विक्रय विधियाँ, वितरण विधियाँ, उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं, प्रसार रणनीति, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं की सूचियाँ तथा विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल होती है। व्यापक तौर पर हम देखें तो जो सीक्रेट है ना, व्यापार का जो सीक्रेट है उसमें आपकी कोई विधि है या फिर वितरण की विधि है, आप कैसे विक्रय करते हो उसकी विधि जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, उसके वितरण की विधि जो नहीं बताना चाहते, उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं है, जो डाटा है, आपकी जो प्रचार रणनीति है कि आपके प्रोडक्ट का किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, आपके जो ग्राहक है और जो आपूर्तिकर्ताओं की सूची है, कौन वहाँ सप्लाई करेगा और विनिर्माण की प्रक्रिया, ये सारी इसमें शामिल होती है। ऐसी सूचनाओं को कंपनी या कारोबार के अधीन कुछ महत्वपूर्ण लोगों को छोड़कर अन्य सभी से गुप्त रखा जाता है। अब वो जो भी कारोबार चला रहे उनके कुछ खास व्यक्तियों तक ही
ये सूचनाएं पता होती है। व्यापारिक रहस्य भेद से संबंधित सूचना को लीक करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अब ऐसी सूचनाएं आपको कुछ खास लोगों को बताइए, यदि उसमें से कोई ऐसी सूचना लीक करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बिल्कुल है। ठीक है, अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये जो VIPO है, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना क्यों की थी? बौद्धिक संपदा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनसे निपटने के लिए 1967 में स्थापना की थी, लेकिन 1970 में अस्तित्व में आया और उसी के 9 साल बाद 1979 में इसमें संशोधन हुए। अब बात यह है कि ठीक है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है 1967 में स्थापना हुई, 1970 में अस्तित्व में आया, 1979 में संशोधन भी हो गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन मैडम ये तो बताइए कि भारत इसमें शामिल कब हुआ? तो बहुत सही प्रश्न है आपका, भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें 1975 में इसका सदस्य बना। 1967 में इसकी स्थापना की गई। एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ मैं थोड़ा समझा देती हूँ। 1967 में इसकी स्थापना की गई, उसके बाद 1970 में अस्तित्व में आया, 75 में भारत इसका सदस्य बना और 79 में इसका संशोधन हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ये चीज़ आपको याद रखना। उसके बाद इसमें कितने सदस्य देश है? तो इसमें 193 देश है, 193 देश इसके सदस्य है। यहाँ लिखा है विपो, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक अंतः सरकारी संस्था है जो UNO के संस्थानिक तंत्र के रूप में 1974 में शामिल की गई है। यदि पूछा जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है किसकी अंतः सरकारी संस्था, सरकारी बोला है, अंतः सरकारी संस्था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इस रूप में 1974 में स्थापित हुई थी। सबसे पहले 1967 में इसकी स्थापना की गई, 1970 में अस्तित्व में आया, 75 में भारत इसमें शामिल हुआ, 79 में संशोधन हुआ और 74 में UNO के अंतर सरकारी संस्थान के रूप में इसको शामिल किया गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, अगला कुछ बिंदु है क्या? अगला बिंदु ये है कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 26 से 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती है। इसके तहत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती है, इंटरनेशनल लेवल की संधियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इसमें 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वो है ट्रिप्स। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको नाम रट लेना है VIPO का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। VIPO के बाद एक फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है ट्रिप्स का। ट्रिप्स का फुल फॉर्म यदि पूछे तो T से क्या होगा? ट्रेड, R से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, तीनों चीज़ें आपको रिलेटेड के बाद एस्पेक्ट याद रखना है, वहाँ A दिया हुआ नहीं है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, एस्पेक्ट के बाद I से आएगा इंटेलेक्चुअल और P से प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस तरह आपको याद रखना है। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है 1995 में अस्तित्व में आया। अच्छा, VIPO कब आया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जो है 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और 1970 में अस्तित्व में आया था। 74 में UNO का अंतर सरकारी संगठन बना था, 1975 में भारत शामिल हुआ था और उसके बाद 1979 में इसमें संशोधन हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, 193 देश इसके अंतर्गत शामिल है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो VIPO के बारे में तो याद कर लिया, लेकिन ट्रिप्स के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ट्रिप्स का ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, यह अस्तित्व में कब आया? तो 1995 में अस्तित्व में आया। 1996 में WTO तथा ट्रिप्स समझौते के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु एक समझौता हुआ और यह कानूनी तथा नियमों की एक अधिसूचना है। ठीक है, अगला देखते हैं बिंदु। अगला बिंदु है जो ट्रिप्स समझौता है 1994, उसके क्रियान्वयन में विपो की भूमिका होती है। ट्रिप्स समझौता 1994 में था और जो ट्रिप्स है 1995 में अस्तित्व में आया। ठीक है, 94 में समझौता हुआ था और 95 में अस्तित्व में आया। इसके क्रियान्वयन में किसकी भूमिका होती है? VIPO, जो 1967 में बना और 1970 में अस्तित्व में आया। इसमें विवाद का निपटारा WTO की विवाद निपटारा समिति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ट्रिप्स समझौता जो भी इसमें जो भी विवाद होता है तो जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की विवाद निपटारा समिति वो निपटान करती है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो बोल देगा कि जो ट्रिप्स है उसके तहत जो भी विवाद होते हैं तो उसका विवाद का निपटारा विपो की विवाद निपटारा समिति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ट्रिप्स के क्रियान्वयन में विपो की भूमिका होती है। तो यहाँ ये कथन गलत हो जाएगा। हमको केवल इतना याद रखना है कि क्रियान्वयन की बात करें तो विपो है और विवाद के निपटारे की बात करें तो WTO है। ट्रिप्स का पूरा नाम व्यापार संबंधी निवेश उपाय पर समझौता है, ट्रेड रिलेटेड। अच्छा, ट्रिम्स की बात हो रही है, अब ट्रिम्स की बात हो रही है। ट्रिप्स हो गया 1994 का समझौता, अब ट्रिम्स की बात हो रही। तो द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, व्यापार संबंधी निवेश उपाय पर समझौता। आगे देखिए, ट्रिम्स को 1994 में गेट के सभी देशों के हस्ताक्षर के साथ पूरा किया गया और इसका अनुपालन WTO के स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। अच्छा, WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। VIPO 1970 में अस्तित्व में आया और जो
ट्रिप्स था। ट्रिप्स वो 1995 में आया था और WTO भी 1995 में आया था। अब देखिए, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में क्रियान्वयन और नियंत्रण के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जिम्मेदार है, जिसका कॉपीराइट मानव संसाधन मंत्रालय के निर्णयाधीन है। उसका कॉपीराइट जो है मानव संसाधन मंत्रालय के निर्णयाधीन है। WIPO ने जारी किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 है। इसमें 3-4 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है किसने जारी किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ने। कौन सा? 2023। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40 है और WIPO ने इसको जारी किया। ठीक है। बौद्धिक संपदा से संबंधित जो कानून और संशोधन नियम उनको देख लीजिए। एक तो पेटेंट अधिनियम 1970 में और 2005 में इसको संशोधन किया। 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है व्यापार और वन्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 था, जिसका स्थान लेते हुए नया ट्रेडमार्क अधिनियम जो मैंने 1999 आपको बताया, तो इसने 1958 वाले का स्थान लिया है। ट्रेडमार्क नियम 2017 में आया है। कॉपीराइट 1957 और 1957 में एक नाई समझौता था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण करता था। इसमें 1983, 84, 92, 4, 99, 2012 में संशोधन हुए। मतलब कुल 6 बार संशोधन हुआ। कॉपीराइट 6 बार कॉपी चेंज की, इस तरह याद रखना। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण जो 1999 है, 2003 से प्रभाव में आया है। ठीक है। कब से प्रभाव में आया है? 2003 से प्रभाव में आया। डिज़ाइन अधिनियम 1911 है, जिसे प्रतिस्थापित करते हुए एक नया डिज़ाइन अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया। वनस्पति विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 2001 में आया। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन ये 2000 में। भौगोलिक संकेत माल का भौगोलिक संकेत पंजीकरण 1999 और बौद्धिक संपदा अधिकार की नीति। ठीक है। आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार। देखिए, जो सिलेबस की लाइन है वो तो यही है, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने इतनी सारी बातें की है। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पेटेंट एवं डिज़ाइन फाइलिंग में सकारात्मक सुधार किया है। भारत में फाइल और स्वीकृत पेटेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत में फाइल पेटेंट की संख्या वर्ष 2017-18 में 47,854 थी, जो 22.25% बढ़ के 2021 में 58,53 हो गई है, जबकि वर्ष 17-18 में मध्य प्रदेश में स्वीकृत पेटेंट 190 से बढ़ के 2021 में 398 हो गई है और इसमें 109.47 की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कितनी वृद्धि है? 109.47% की वृद्धि हुई है 2021 में, जो 398 हो गई है। अगला बिंदु देखते हैं। इस आंकड़े के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश ने अपनी पेटेंट फाइलिंग दर में वृद्धि और सुधार की है। अब राष्ट्रीय वृद्धि दर से 87.22% अधिक है। ये एक सकारात्मक है कि भारत की राष्ट्रीय दर से 87-22 अधिक है। भारत में दायर डिज़ाइनों की संख्या वर्ष 17-18 में 11,83,8 से 20.9 बढ़कर 2021 में 14,241 हो गई है, जबकि 17-18 में मध्य प्रदेश में 61 से बढ़कर 2021 में 214 हो गई है और इसमें 250.85% की वृद्धि हुई है। देखिए, ये जो वृद्धि है प्रतिशत की बहुत मायने रखती है, क्योंकि 250 गुना वृद्धि होना बहुत बड़ी बात होता है। तो किसमें? 17-18 से लेकर 2021 में जब अंतर किया गया तो 214 संख्या हो गई और 250.82% की वृद्धि इन आंकड़ों से। ठीक है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश ने डिज़ाइन फाइलिंग में भी काफ़ी सुधार किया है और यह राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 230.59 अधिक है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार पेटेंट और डिज़ाइन फाइलिंग की दर राष्ट्रीय स्तर पर लगभग स्थिर है, लेकिन मध्य प्रदेश की उत्प्रेरक रणनीति में अत्यधिक सुधार हुआ है। अगला बिंदु देखिए, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग करता है। बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनका क्रियान्वयन और कंट्रोल कौन करता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग करता है। बौद्धिक अधिकार है, लेकिन सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग इसको देख रहा है। मध्य प्रदेश में किन किन को GI टैग मिला है? तो GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है। उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी उत्पत्ति एक विशिष्ट स्थान भौगोलिक पर होती है और उत्पाद उस क्षेत्र की पहचान, उस उत्पाद से उस क्षेत्र की पहचान भी होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट केवल उसी स्थान पर मिलना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया और लागू कब हुआ? 15 सितंबर 2003 को। और भारत का सबसे पहला GI टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, ये मैंने आपको बता दिया है पिछले पेज में ही। आगे के बिंदु यदि हम देखें तो देखिए क्या है, फरवरी 2024 तक प्रदेश को 19 GI टैग मिले। प्रश्न बने कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? तो 19, जिसमें से 16 उत्पाद एक विभाग संत रविदास हस्तशिल्प एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश का पहला विभाग है जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, एकमात्र विभाग है।
कौन सा? संत रविदास हस्तशिल्प और विकास विभाग, हस्तशिल्प से संबंधित है, संत रविदास जी के नाम पर है। ये ऐसा विकास विभाग है जिसे मध्य प्रदेश का पहला विभाग है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग किसने दिया है? ये जीआई टैग दिया है भारत सरकार ने, ठीक है। और 2 उत्पादों के लिए संयुक्त रूप से, एक तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आएगा और दूसरे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नागपुर का जो संतरा है उसे, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो महोबा का देवसारी पान है उसे संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। तो 2 राज्यों को संयुक्त रूप से है और 1 विभाग है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त 3 उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें लोगो प्राप्त हो चुका है। 3 उत्पाद भी ऐसे हैं जिनका अपना लोगो है, ठीक है। अगला है जो अशोकनगर की चंदेरी की साड़ी है, उसको 2005 में जीआई टैग दिया गया था और ये मध्य प्रदेश का पहला है। भारत का सबसे पहला 2004 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की चाय को जीआई टैग दिया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो चंदेरी अशोकनगर की साड़ी 2005 को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद में बालाघाट जिले के 2 जीआई टैग है, एक तो चिन्नौर चावल और दूसरा वारासिवनी की साड़ी। तो बालाघाट ऐसा जिला है जहाँ से 2 जीआई टैग है और 2 राज्यों को संयुक्त रूप से दिया गया है और 1 विभाग को जीआई टैग दिया गया और 3 ऐसे उत्पाद हैं जिनका अपना लोगो भी है। अब अगला बिंदु है कि कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश को निजी क्षेत्र में ना, कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को 3 जीआई टैग मिल चुके हैं। अभी आगे उसकी सारणी हम देखेंगे कौन से है। भविष्य में क्या है? नंदना प्रिंट। अब प्रश्न ये बन सकता है नंदना प्रिंट कहाँ का फेमस है? तो नीमच से नी और न से नंदना से न। नीमच का नंदना प्रिंट, इंदौर का पोहा और अलीराजपुर जोबट की जो पुंजा दरी है, इनको भविष्य में जीआई टैग मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पेटेंट कार्यालय का क्षेत्राधिकार किस शाखा के अंतर्गत आता है? मुंबई शाखा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मध्य प्रदेश में पेटेंट सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है कि यदि पेटेंट राज्य में स्थापित स्टार्टअप के लिए प्राप्त करना हो तो इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र जो है इंदौर में है और कौन सी शाखा बताई थी मैंने? जो मुंबई शाखा है वो संभालती है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर है वो इंदौर में है। अगला बिंदु है कि इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी देना है और ये जो विभाग है यही विभाग सारे कामकाज देखता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, संभावना तो वैसे नहीं है लेकिन पहली बार सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, पता नहीं क्या पूछेगा। तो पेटेंट जो 20 सालों के लिए होता है उसमें आपको पेटेंट करवाना है तो 1750 रुपये का चार्ज लगता है। कॉपीराइट या लाइफ टाइम ऑथर के लिए 500 रुपये का लगता है। जो डिज़ाइन है 10 साल और फिर 15 साल के लिए 5 साल के लिए उसको बढ़ाया जाता है तो इसमें 10,000 का 1,000 की राशि लगती है। ट्रेडमार्क अनलिमिटेड या फिर 10 साल में इसको रिन्यू कराना होता है तो 5,000 रुपये। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन अनलिमिटेड और ये हर 10 साल में इसको रिन्यू कराना होता है तो 5,000 रुपये इसका शुल्क होता है, ठीक है। अब आगे के बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें क्या बोला है कि 2022 में मध्य प्रदेश के स्टार्टअप में प्राप्त पेटेंट, स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप में कौन सा पेटेंट मिले? तो सिस्टम एंड मेथड मोबाइल हेल्थ केयर, इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड न्यूट्रिएंट एनालिसिस और गोडोरा डिवाइस पीवीटी लिमिटेड, ये मेडिटेशन डिवाइस है तो इनके लिए पेटेंट मिला है मध्य प्रदेश में। ये सारणी है और बिल्कुल 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। शरबती गेहूँ जो है विदिशा और सीहोर में, ठीक है। इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा, हाँ। शरबती गेहूँ विदिशा सीहोर में और ये कृषि का है, इसको तो याद नहीं रखना, इसको 2023 में मिला था। अब शरबती गेहूँ में क्या खासियत है? विटामिन बी की प्रचुरता है, फाइबर है, प्रोटीन है और सुनहरी चमक होती है। खास बात यह है कि विटामिन बी, फाइबर और प्रोटीन है। सुंदरजा आम रीवा का है, पता है, कृषि का बताने की आवश्यकता नहीं है। आम क्यों फेमस है? क्योंकि मधुमेह रोग में लाभ होता है। ऐसे तो आम खाने से शुगर पेशेंट को मना किया जाता है, डायबिटीज़ बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा आम जो डायबिटीज़ में मदद करे तो फिर उस आम को जीआई टैग तो दिया जाएगा। तो सुंदरजा रीवा का है। गजक मुरैना की सबको पता है, खाद्य सामग्री है, इसमें गुड़, तिल और चीनी का मिश्रण होता है। ठंड के मौसम में अक्सर इसका ज़्यादा प्रचलन होता है खान पान का। गोंड पेंटिंग डिंडोरी की है, हस्तशिल्प है, हाथ से बनाई जाती है और गोंड जनजाति में प्रचलित लोक चित्रकला है। ये टैग मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग के वन्या संस्थान को दिया गया है। जो गोंड पेंटिंग के लिए जो जीआई टैग है वन्या संस्थान को दिया गया और ये जो वन्या संस्थान है आदिम जाति कल्याण विभाग का है। हस्तनिर्मित कालीन ग्वालियर की है, हस्तनिर्मित है तो हस्तशिल्प में आएगा। चमकीले रंग, पशु पक्षी, जंगल दृश्य, ऊनी, सूती और रेशमी आधारित इसमें कलाकारी की जाती है। लोह शिल्प डिंडोरी का है और एक डिंडोरी की क्या है? गोंड पेंटिंग है। अगरिया समुदाय से संबंधित, जो गोंड में हमने अगरिया पढ़ा था वो लोह शिल्प से संबंधित शिल्पकारी करते हैं। पत्थर शिल्प जबलपुर भेड़ाघाट, हाथ से बनाते हैं, इसमें भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती है और इसका निर्यात किया जाता है। किसको? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को और यूएसए को। 3 देशों में निर्यात होता है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। हैंडलूम साड़ियाँ वारासिवनी बालाघाट की, इसकी क्या खासियत है कि ये 16 हाथ की साड़ी है ना, पूछ लेंगे 12 हाथ की, 14 हाथ की, 10 हाथ की है। तो ये जो 16 हाथ की साड़ी है ये बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें धारी और चेक का जटिल पैटर्न साड़ियों के लिए दिया गया है। तीसरा जीआई टैग है। एक तो चंदेरी है, माहेश्वरी है और फिर ये वारासिवनी की साड़ी है।
इसीलिए तीसरा पैटर्न बोला गया है। बाटिक प्रिंट ये भैरूगढ़ उज्जैन का है, भैरूगढ़ उज्जैन का है और इसमें डाई की प्रक्रिया में मोम का प्रयोग कर कलात्मक मोटिफ और पैटर्न बनाते हैं। चिन्नौर चावल बालाघाट का और एक वारासिवनी की साड़ी भी बालाघाट की है। चूँकि चावल है तो कृषि का है और कृषि उत्पाद में पहला जीआई टैग चिन्नौर चावल ही है जो बालाघाट का है। देसावरी पान महोबा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से है। ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। महोबा में पान की परंपरा को मुगलों और चंदेलों ने संरक्षण दिया था। ये पूछ सकते हैं कि ग्रीन गोल्ड किस जीआई टैग का उत्पाद का अन्य नाम है, तो ये जो ग्रीन गोल्ड है देसावरी पान का है। उसके बाद कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में, ऐसे याद रखना, बुआ मुर्गा खाती है और बहुत कड़क उसको सेकती है, तो कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। ये इसका मांस क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें उच्च प्रोटीन और आयरन होता है। कड़कनाथ मुर्गा के मूल स्थान को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद है। ठीक है, अगला है रतलामी सेव, खाद्य सामग्री है। 2015 में इसको जीआई टैग दिया था। इसमें क्या है, बेसन, अजवाइन, लौंग और गरम मसालों का अनूठा संयोजन करके सेव बनाई जाती है। नागपुर का संतरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों है, कृषि का उत्पाद है। 2013-14 में दिया गया था। स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा मीठा टेस्ट और विशिष्ट सुगंध के कारण प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ी खरगोन की है, हस्तशिल्प है। 2012 में दिया गया था। ज्यामितिक नक्काशीदार डिजाइन और रंगों का संयोजन इसमें है। अगला देखिए, अगले 3 और उत्पाद है। एक तो है धातु शिल्प मेटल, चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिंट और देखो चंदेरी की साड़ी, ये कपड़े से संबंधित है। और कपड़े में 3 है, वारासिवनी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी। चंदेरी अशोकनगर में आता है और इसे 2005 में दिया गया था। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग और भारत का 2004 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की चाय। अब बाघ प्रिंट, 16 साल की आयु में किसी नौजवान से आप बोलो कि बाघ के सामने चले जा, तो वो चले जाएगा क्या? हाँ, उतनी समझ नहीं होती और जोश अलग ही लेवल का होता है, तो चले जाएगा। तो बाघ प्रिंट 2016 में इसको लोगो प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि 3 ऐसे उत्पाद हैं जिनको अपना लोगो मिला है, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो चमड़ों के खिलौनों को, बाघ प्रिंट को और धातु शिल्प को, इन तीनों को लोगो मिला है। और बाघ प्रिंट को 2016 में मिला है क्योंकि 16 साल की आयु में वो चला गया था। चमड़े के खिलौने 15 वर्ष में और धातु शिल्प 13-14 में। अब ये सारे हस्तशिल्प है तीनों। ठीक है, चमड़े के खिलौने इंदौर दिया है, बाघ प्रिंट धार और धातु दतिया और टीकमगढ़। आपका एक दांत गिर गया था तो उस दांत को फिर टीका लगा के आपने क्या किया, दांत को टीका लगाया और फेंक दिया। 13-14 साल की आयु में आपका एक दांत गिरा था, उस दांत को टीका लगाया और फेंक दिया। इस तरह से याद रखना। जब ऐसा होता है ना, दांत टूट जाता है तो उसको चावल के साथ छत पे फेंक देने का बोलती मम्मी। अब ऐसा क्यों बोलती है वो नहीं पता, लेकिन हाँ, बचपन में जब भी हम लोग का दांत टूटा था तो ऐसा हमने किया था कि छत पे फेंक के आ जाओ उसको। यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्नमाला लगाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन और नियंत्रण किस विभाग द्वारा किया जाता है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन और नियंत्रण। भारत में तो औद्योगिक और संवर्धन विभाग और मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग द्वारा। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 भारत में कब लागू हुआ? तो ये 2003 में लागू हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे तो अगला फैक्ट है, सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है, किस जिले का है? तो जो सरबती गेहूं है सीहोर और विदिशा का है। गोंड पेंटिंग को 2023 में जीआई टैग मिला है। पेटेंट जो अधिकार होता है ये 10 वर्ष की नहीं, ये 20 वर्ष की अवधि के लिए होता है जो पेटेंट अधिकार होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, वो है पेटेंट सहयोग संधि, तो 1970 में आई थी। मैड्रिड प्रोटोकॉल भारत में कब से लागू हुआ? तो जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है ये जुलाई 2013 से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, नाइस समझौता जो 1957 में आया था, ये किससे संबंधित है? तो ट्रेडमार्क पंजीकरण से संबंधित है। जीआई टैग की अवधि 10 वर्ष की होती है, पेटेंट की 20 वर्ष की होती है। वीआईपीओ का गठन और मुख्यालय, तो मुख्यालय जेनेवा में और गठन 1967 में, जबकि ये अस्तित्व में 1970 में आया था। उसके बाद भारत वीपो का सदस्य कब बना? तो 1975 में बना है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो बौद्धिक संपदा अधिकार किसके सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत उल्लेखित है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसके अनुच्छेद 27 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल है? तो पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक नाम, जीआई टैग, कॉपीराइट, इसमें सभी शामिल है, लेकिन एक ही विकल्प दिया है जिसमें वर्णन है। तो 1, 2, 3, 4 सभी शामिल है। कॉपीराइट भी शामिल है, लेकिन चूंकि ऐसा विकल्प नहीं दिया है तो हम डी के साथ जाएंगे। प्रतिवेशी अधिकार किस में शामिल है? तो ये कॉपीराइट में शामिल है, प्रतिवेशी अधिकार। वीपो घोषणा पत्र के अनुसार के किस अनुच्छेद में बौद्धिक संपदा अधिकार के विषय है? वीपो घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2(8) में है। बर्न नदी समय 1886 मैंने बताया था, एक बर्न नदी समय हुआ था, वो किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकार से। हस्तशिल्प निर्म कालीन, ग्वालियर की कालीन है जिसको जीआई टैग दिया है। उसके बाद डिंडोरी जिले के शिल्प की बात करें तो डिंडोरी का लोह शिल्प है, जबलपुर का पत्थर शिल्प है। डिंडोरी के लोह शिल्प, इसका समुदाय अगरिया है जो गोंड की उपजाति है।
कड़कनाथ मुर्गा जो झाबुआ से संबंधित है, 2018 में जीआई टैग इसको दिया गया। सुमेलित करना है तो यहाँ पे सुमेलित कर दीजिए। रतलामी सेव रतलाम की, फत्तर शिल्प जबलपुर, बाग प्रिंट धार और धातु शिल्प दतिया। उज्जैन जिले को किस उत्पाद का जीआई टैग मिला है? तो उज्जैन जिले की जब हम बात करेंगे तो उसको बाटिक प्रिंट, ठीक है, ये दिया है, बाटिक प्रिंट मिला है उज्जैन जिले को। इंदौर के चमड़ों के खिलौनों को जीआई टैग, देखिए इनको जीआई टैग 2008 में दिया गया था और 2014-15 में इनको लोगो प्राप्त हुआ है। इस तरह इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बालाघाट वारासिवनी साड़ी को जीआई टैग, ये इसकी हैंडलूम साड़ियों को दिया है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंदौर में है। अगला प्रश्न है, बालाघाट को किन 2 उत्पादों में जीआई टैग मिला है? तो एक तो हैंडलूम साड़ी और चिन्नौर चावल। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो अशोकनगर चंदेरी की साड़ियों को पहला जीआई टैग दिया गया। अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त विभाग? तो संत रविदास हस्तशिल्प और कला विकास निगम, ये पहला विभाग है, ठीक है। ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इसमें बहुत मेहनत लगी, सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं पर याद करा दी है, तो आपका भी दायित्व बनता है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर बता रही हूँ कि टेलीग्राम पर फ्री में मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट है 30 डेज़ का, और उसमें 5 टाइम रिवीजन कराया, बहुत ही प्लानिंग करने के बाद में वो शेड्यूल लॉन्च किया गया है, तो आप प्लीज़ वहाँ ज्वाइन हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।